इलामा इकबाल का शेर सुनाता हूँ कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। तुर्की के अंदर ये अल खिदमत फाउंडेशन के सदर हैं और तुर्की के अंदर ये फंड रेजिंग करके पाकिस्तान के अंदर जो है वो पहुंचाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जो तुर्की की, उनकी तरफ से जो है मुझे लेटर मौसूल हुआ कि आपका स्कॉलरशिप जो है वो कंफर्म हो गया। तो यानी कि तुर्की का जो मेरा सफ़र है वो यानी कि शौक़ की बिना पे, मुझे शौक़ था कि मैंने पाकिस्तान से बाहर कहीं जो है ना वो जाना है। वो मेरी ज़िंदगी के बोरिंग तरीन दिनों में से आप कह सकते हैं। ऐसे दिन के मुझे यानी कि एक दिन रोना भी आ गया, क्योंकि जो किताब होती है ना, उन्होंने बात आज तक मेरे जहन में बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि जो किताब है ना उसके यानी कि पहले सफ़े से या उसके कवर से ही जो है ना वो किताब का नतीजा नहीं लगा लिया जाता है कि तुर्की में शादी की है, पाकिस्तान में की है, यूनिवर्सिटी में कोई शादी वाला सीन नहीं मिला कोई आपको? थोड़ी ये डोमिनेट भी होती हैं और यानी कि बेशक आपको स्कार्फ में नज़र आए, लेकिन जो है वो मर्द के ऊपर अक्सर हावी होती हैं। यहाँ पे पाकिस्तानियों ने यहाँ शादियाँ की भी हुई हैं, तो कुछ की तलाक़ें भी हुई हैं और कुछ की अच्छी शादियाँ चल भी रही हैं माशाल्लाह, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एक तुर्की में भी की हुई है और एक पाकिस्तान में भी की हुई है। तो ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल थिंकर्स की जानिब से खुश आमदीद। आज जो है वो हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हैं। तुर्की में अपनी जवानी के 10 साल गुजारने वाले एक नौजवान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। पता नहीं अब ये नौजवान है या पूरे जवान हैं, ये आप लोग फ़ैसला करिएगा। तो आज जो है वो हम इनसे जानेंगे क्या सीखा है, क्या खोया है, कैसे इनके तजर्बात यहाँ पे रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम इनसे जानेंगे, और जो हमारे बाद इनके बाद जो यहाँ पे आने वाले लोग हैं वो इनसे क्या क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आज की इस वीडियो में जो है वो हम देखेंगे। तो आए चलते हैं, सबसे पहले इनसे ज़रा मुख्तसर सा तारुफ़ करते हैं और उसके बाद जो है वो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़रा मुख्तसर सा अपना तारुफ़ करवाएँ और फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उमर फ़ारूक मेरा नाम है और मैं पाकिस्तान पंजाब डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से मेरा ताल्लुक़ है। तुर्की में जो है वो 2010 में YTB YTB का आपने शायद नाम सुना होगा, उसके स्कॉलरशिप पे जो है वो मैं यहाँ पे आया था और एक साल लैंग्वेज यहाँ पे सीखी, क्योंकि लैंग्वेज तो बहुत ज़रूरी है तुर्की में। तुर्की में जो है वो तुर्की ज़ुबान के बगैर आपका जो है वो बिल्कुल गुजारा नहीं है। बाकी ममालिक होते हैं कि जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस होती हैं वहाँ पे आप जाएँ तो आपको फिर भी जो है वो टैक्सी वाले या कोई और जहाँ पे आप टूरिस्ट प्लेसेस हों वहाँ पे तुर्की इंग्लिश ज़ुबान बोलने वाले लोग आपको मिल जाते हैं। लेकिन तुर्की में ये बहुत बड़ा मसला है कि आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो उसके बाद फिर 4 साल का जो है वो BS किया यहाँ पे तुर्की से, और तालीम जो है वो मुकम्मल करने के बाद जो है वो हमने यहीं के फिर हो के रह गए और यहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दी। सही, जज़ाकल्लाह उमर भाई, आपने बड़ा मुख्तसर से अंदाज में बड़ा अच्छा सा तारुफ़ करवाया। तो इनके तारुफ़ में जो है वो मैं भी एक बात ऐड करता चलूँ कि ये यहाँ पे जो है वो जॉब तो कर ही रहे हैं। जितनी भी जो है वो वर्ल्ड के अंदर इस्लामिक तंजीमें हैं, इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक प्लेटफॉर्म है जो इन सब को इकट्ठा करता है, जो इन सब को जोड़ता है, इन तंजीमों को। उसके अंदर ये जो है वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान का एक इदारा जिसको आप सब लोग जानते हैं, अल खिदमत फाउंडेशन, जो बड़ा ही एक बेहतरीन इदारा है, वेलफेयर इदारा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो खिदमत कर रहा है लोगों की। उसके ये तुर्की के अंदर ये अल खिदमत फाउंडेशन के सदर हैं और तुर्की के अंदर ये फंड रेजिंग करके पाकिस्तान के अंदर जो है वो पहुंचाते हैं। तो ये भी इनके तारुफ़ के अंदर जो है वो शामिल है। तो इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम ये पूछते हैं कि फ़र्स्ट टाइम जब ये आए हैं 2010 में इन्होंने बताया, तो तब क्यों इन्होंने तुर्की का फ़ैसला किया? उस टाइम कैसे हालात थे कि इन्होंने तुर्की आने का फ़ैसला किया? और फिर इसके बाद ये जो इनका स्टडी वाला पीरियड था, 4 से 5 साल इन्होंने यहाँ पे पढ़ा, वो कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा और उसमें क्या क्या कुछ इन्होंने सीखा? तो ये इनसे गुजारिश है कि ज़रा मुख्तसर से अंदाज़ में इसे भी बताइए। जी बिल्कुल, 2010 में जब मैं यहाँ पे आया तो उस वक्त मैं इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जो है वो मास्टर का स्टूडेंट था, मैं अरबिक में मेरा एडमिशन था। बस मुझे जो है वो बचपन से ही बाहर जाने का शौक़ था कि मैं किसी बाहर के मुल्क में जाके रहूं, एक शौक़ था। और इस शौक़ को पूरा करने के लिए मैंने चंद जगहों पे जो है वो ऑनलाइन जो है वो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया हुआ था, और तुर्की के लिए भी मैंने जो है वो
मैंने वेबसाइट से मुझे मालूम पड़ा था कि तुर्की के भी स्कॉलरशिप आते हैं। जब ज़ाहिर है मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे तुर्की के भी स्कॉलरशिप नज़र आया, तो मैंने तुर्की के लिए भी स्कॉलरशिप अप्लाई किया। तो अभी मेरा पहला सेमेस्टर चल ही रहा था इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, तो मुझे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जो तुर्की की, उनकी तरफ से जो है मुझे लेटर मौसूल हुआ कि आपका स्कॉलरशिप जो है वो कंफर्म हो गया। आप जो है वो अपना पासपोर्ट लेके और अपनी डिग्रीज़ जो हैं वो अटेस्ट करवा के, उनकी ट्रांसलेशन करवा के आप एम्बेसी पहुंच जाएं। तो उस वक्त तो मेरा अभी तक मैंने पासपोर्ट भी नहीं बनवाया हुआ था, क्योंकि मेरे ज़हन गुमान में भी ऐसा नहीं था कि ऐसा कोई लेटर आ जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ से अपनी स्टडी जो है वो, मैं बल्कि साल एक हो गया था मुझे उसको अप्लाई किया हुआ था और मैं भूल गया हुआ था, और अचानक लेटर आया, फिर मैं वो लेके और बहुत फिर मैंने पासपोर्ट भी एमरजेंसी पासपोर्ट बनवाया, वो 2-3 दिन में बन जाता है, वो बनवा के अपने फिर मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हुआ हूँ, बीए मेरा सरगोदा यूनिवर्सिटी से है। फिर सरगोदा जाके मैं इस्लामाबाद सरगोदा गया, घर मेरा सियालकोट था, पासपोर्ट मैंने सियालकोट से बनवाया, जो मैंने अपनी सनदें थी वो सरगोदा से अटेस्ट करवाई। तो काफ़ी वो जो लास्ट मेरे 15 दिन थे, और मुझे 29 अक्टूबर तक यहाँ तुर्की पहुँचना था। लास्ट जो है ना अक्टूबर और नवंबर में मेरी क्लासें शुरू होनी थी, तो मुझे 29 लेटर में लिखा हुआ था आपने 29 अक्टूबर तक जो है ना वो टर्की पहुंचना है, अपनी क्लास जो है वो ज्वाइन करनी है। और अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुझे लेटर मिला था, तो मैंने वो 2-3 हफ्तों में सारे काम करके जो है वो यहाँ पे पहुँच गया। तो यानी कि तुर्की का जो मेरा सफ़र है वो यानी कि शौक़ की बिना पे, मुझे शौक़ था कि मैंने पाकिस्तान से बाहर कहीं जो है ना वो जाना है, और कुछ घरेलू मामलात की वजह से भी, यानी कि इकोनॉमिकली भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने के लिए जो है ना, पाकिस्तान में ज़ाहिर है मैं साथ इस्लामी यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहा था तो साथ जॉब भी कर रहा था, लेकिन उस जॉब से जो है वो मेरी यूनिवर्सिटी के अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे। तो जब मैंने सोचा कि मुझे जो है वो स्कॉलरशिप मिला है, तो जहाँ मुझे पॉकेट मनी भी मिलेगी और साथ मेरी एजुकेशन भी फ्री है, तो क्यों ना इसको जो है वो अवेल किया जाए। तो मैं फिर जो है ना वो यहाँ पे स्कॉलरशिप पे आ गया। हालांकि जब यहाँ आ गया था तो वहाँ पे ज़ाहिर है मेरी दोस्तियाँ यारियाँ बहुत ज़्यादा थीं, और बहुत यानी कि मैं अपने घर में जो है वो घर में अपने 7 या 8 साल का हूँगा जब से मैं घर से निकल गया था। हमेशा हॉस्टलों में रहा हूँ या मामू के पास रहा हूँ थोड़ा अर्सा, यानी कि हमेशा घर से बाहर रहा हूँ। तो घर से बाहर रहने की वजह से दोस्तियाँ यारियाँ बहुत ज़्यादा थी मेरी। और जब यहाँ पे आया तो यकदम यहाँ पे एक तो तुर्की ज़ुबान का बहुत बड़ा मसला था, यानी एयरपोर्ट पे उतरते ही हमें मसाइल शुरू हो गए थे। हमें समझ नहीं आती थी कि अब मेट्रो जाना है तो मेट्रो किधर है। हालांकि मेरे 1-2 दोस्त थे तुर्की से जो पढ़ के गए हुए थे, वो नमल यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ाते भी हैं, तो उनसे मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले भी ली थी कि कैसे करना, उन्होंने मुझे सारा बताया था। और मेरा इस्तंबुल में एडमिशन भी नहीं हुआ था, मेरा हुआ था इज़मीर में एडमिशन। तो इस्तंबुल एयरपोर्ट पर उतर के मुझे इज़मीर जाना था। इस्तंबुल में क्योंकि ना तो कोई मेरा रिश्तेदार था ना कोई दोस्त था कि जिसके पास कुछ रातें गुजार लेता और फिर आगे शिफ्ट होता, तो मुझे फ़ौरन उतर के जो है वो इज़मीर जाना था। तो मैंने उनसे कुछ चीज़ें पूछी हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कैसे उतरेंगे आप एयरपोर्ट पे, वहाँ नीचे साथ ही मेट्रो है, वहाँ से मेट्रो का जो कार्ड ख़रीदेंगे आप, ओतोगार चले जाएंगे जो बस स्टेशन है इनका, वहाँ से आप बस लेके इज़मीर चले जाएंगे। तो मैं जब वहाँ उतरा तो वहाँ से मसाइल शुरू हो गए, यानी कि अब पैसे चेंज करवाने तो समझ नहीं आ रही क्या करना है। फिर वहाँ पे जो कार्ड लेना है तो वो मशीन से कार्ड लेना नहीं आ रहा, वो क्योंकि टर्किश ही बोलती जा रही है। और फिर ज़ाहिर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने थोड़ी हेल्प वगैरह की, फिर वहाँ से कार्ड लिया, फिर ओतोगार गए जब बस स्टेशन, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही बुरा, यानी कि हमें समझ ही नहीं लगे कि क्या करना है। फिर ज़ाहिर है हमारे पास जो लेटर था वो लेटर दिखा के हमने फिर जो है ना लोगों से टिकट ली और फिर वहाँ से जो है वो इज़मीर पहुँचे। वहाँ पे 3-4 दिन ही मैंने गुजारे होंगे, तो वो मेरी ज़िंदगी के बोरिंग तरीन दिनों में से आप कह सकते हैं। ऐसे दिन के मुझे यानी कि एक दिन रोना भी आ गया, क्योंकि मैं अकेला कमरे में पाकिस्तानी और बाकी सारे कोई टर्किश थे, कोई अफ्रीका से 1-2 लोग थे, एक इराक से था हमारा दोस्त, तो सारे मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग थे और कोई किसी के साथ बोलता नहीं था, खामोश रह के। तो एक दिन रोना भी आ गया, तो बल्कि मैंने अपनी वालदा को जो है वो फिर कॉल की, तो मैंने कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ ना, कि कोई बात नहीं, यानी कि एक तजर्बा किया था तो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे तन्हाई से बड़ी नफ़रत है। तो यानी कि मैं तो वहाँ जो है ना वो पागल होने वाला हो गया था कि ऐसे ही तो काम नहीं चलेगा, ऐसे कब तक यानी कि ऐसे रहेंगे। तो फिर मेरी वालदा ने जो है ना उस वक्त जो बात कही थी, कि मेरी वालदा ने जो है ना वो इसरार किया कि नहीं आप वहाँ रहें, कि आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो किताब होती है ना, उन्होंने बात आज तक मेरे ज़हन में बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि जो किताब है ना उसके यानी कि पहले सफ़े से या उसके कवर से ही जो है ना वो किताब का नतीजा नहीं लगा लिया जाता है कि ये कैसी किताब होगी। पहले थोड़ी किताब पढ़ें
यानी कि ठीक है, आप कुछ सफ़ात पढ़ेंगे, उसके बाद भी किताब पसंद आए तो फिर कह दें कि हाँ भाई ये किताब मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैंने पढ़नी नहीं है। लेकिन अभी तो आपने 2-3 दिन में ये तुर्की का सिर्फ यानी कि कवर देखा है, ये भी सिर्फ, तो आपने कुछ दिन, चंद दिन, महीने और जो है ना वो 2-3 माह और लगाएं, फिर भी ना पसंद है तो फिर वापस आ जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर 3-4 माह बाद ऐसा दिल लगा कि अब जो है वो मेरी वालदा मुझे वापस बुलाती है और मैं वापस नहीं जाता, क्योंकि मेरा यहाँ पे आज बहुत यानी कि अब ज़ाहिर यहाँ पे जवानी के अपने 10 साल गुजार दिए हैं। अब यहाँ पे मेरी ज़्यादा दोस्ती हैं, यहाँ पे ज़्यादा मेरा लोगों से ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान जाके फिर नई सिरे से मुझे ज़ीरो से ज़िंदगी स्टार्ट करनी पड़ेगी, नए ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। तो ये था मेरा सारा सफ़र। बाकी तालीम का जो है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, यानी कि यूनिवर्सिटी के, यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी का अक्सर ऑफिस में भी कहता रहता हूँ, और भी कोई मुझे मिले तो मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे, अगर मैं सुनहरी जो अपने साल या लम्हात कहूँ तो वो मेरी यूनिवर्सिटी के 4 साल जो है ना, बेहतरीन 4 साल मेरी यूनिवर्सिटी के मेरे अच्छे गुजरे। कोजेली यूनिवर्सिटी में मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में BS किया हुआ है, तो IR की मेरी डिग्री है। तो वो जो 4 साल है ना, मुझे वो आज तक कभी नहीं भूलते, और सबसे अच्छे यानी कि परफेक्ट, यानी कि हर किस्म का तालीम भी साथ और फ़न भी साथ, और ज़ाहिर मुझे ज़ुबान भी आ गई हुई थी, जिसकी वजह से मैं जो है ना वो टर्किश लोगों में जो है वो घुल मिल गया था, और बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती भी हो गई थी, और मज़ा भी आ रहा था। इसमें ये भी ऐड कर दें कि उधर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट भी मिले थे फिर आपको बाद में या नहीं? कोजेली यूनिवर्सिटी में जो है ना, तोमर में ही जो है वो हमें पाकिस्तानी जो है वो दोस्त जो है वो मिल गए थे। जब अगले दिन 2-3 दिन बाद हम रजिस्ट्रेशन करवाने गए वहाँ तोमर में, अपनी इज़मीर में ही, तो वहाँ बहुत से और भी पाकिस्तानी आए हुए थे। तो 2010 में इन्होंने स्कॉलरशिप पाकिस्तान के लिए स्टार्ट किए थे, और पहले बैच में मैं हूँ। तो उस वक्त जो हमारे 25 से 30 लोग सिर्फ पाकिस्तान से आए थे, तो वो सारे के सारे इज़मीर में आए थे। और फिर वहाँ से लोग फैल गए, कोई कैसरी चला गया, कोई कोनिया चला गया, कोई इस्तंबुल आ गया, कोई अंकरा गया, कोई एस्की शहर गया, मैं कोजेली चला गया। यानी कि वहाँ पे जो है ना वो आप तरजीहात लिखते थे, तो 3 यूनिवर्सिटीज़ आपने लिखनी होती थी। तो वो जहाँ पे आपकी कोटा के मुताबिक जहाँ पे आपकी बारी लग जाती थी, वो वहाँ पे आपको भेज देते थे। मैं इधर ये पूछना चाह रहा था कि फ़र्स्ट आप इज़मीर में आए हैं या इज़मीत में आए हैं, क्योंकि ये 2 डिफरेंट सिटीज़ हैं, और आप पहले इज़मीर में गए हैं, वहाँ से फिर खोजाइली में आप शिफ्ट हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं पहले इज़मीर में गया हूँ। इज़मीर जो है ना ये यूनान के साथ जो लगता है इनका, नीचे अंतालिया साइड की तरफ, मनीसा साइड की तरफ, तो इज़मीर में मैं पहले गया हूँ। उसके बाद जो है वो फिर इज़मित में दोबारा शिफ्ट हूँ। तो इज़मित असल में जो है वो एक टाउन है कोजेली का, यानी कि सिटी का नाम कोजेली है, लेकिन उसका जो मेन टाउन है वो इज़मित है। तो इज़मित की वजह से लोग कोजेली कम कहते हैं और इज़मित ज़्यादा कहते हैं। जैसे कि इस्तंबुल में आप तकसीम, एक मशहूर जगह, लोग इस्तंबुल कहने के बजाय डायरेक्ट कहते हैं कि मैं तकसीम गया था। तो तकसीम कहने से ही मतलब पता लग जाता है कि इस्तंबुल गया था ये आदमी। तो या ब्लू मॉस्क एरिया का कह दे, सुल्तान अहमद में या फ़ाते में। तो ये जो है वो यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी, और यूनिवर्सिटी के दौरान ही, जैसे आपने जिक्र किया कि अल खिदमत फ़ाउंडेशन पाकिस्तान, तो मैं अभी स्टूडेंट ही था, तो अल खिदमत फ़ाउंडेशन के साथ जो है वो मैंने उनके साथ बातचीत करके कहा था कि मैं जो है वो पढ़ाई के साथ साथ आपका थोड़ा बहुत काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने पार्ट टाइम जो है उनसे लेटर लेके, मैंने अथॉरिटी लेटर लेके फिर यहाँ पे उनका काम करना शुरू कर दिया था 2011 में। 2010 में आया था, 2011 में मैंने उनके साथ काम करना, तो मुझे 10 साल हो गए अल खिदमत के साथ भी। तो 2011 में जब मैं था, तो उसी वक्त मुख्तलिफ यहाँ पे जो NGOज़ की प्रोग्राम वगैरह होते रहते थे इंटरनेशनली, यहाँ पे जो अक्सर NGOज़ के प्रोग्राम होते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, तो मैं उनमें शरीक होता था। मुझे ऐसे शौक़ होता था कि जहाँ भी सैटरडे संडे को छुट्टी होती थी, कहीं भी कॉन्फ्रेंस हो मैं वहाँ पहुँच जाता था। तो स्टूडेंट लाइफ में ये बड़ी एक मज़ा होता है कि कोई टेंशन नहीं होती घर की, किसी चीज़ की, आप फ्री होते हैं, कहीं भी किसी वक्त पहुँच जाएँ। तो वही भी मेरी जॉब का वसीला बना, जहाँ पे मैं मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में जाता था। तो वो है यहाँ पे जिस NGO में मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, यूनीव में, तो वो इदारा भी उन इदारों में से एक है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जब डिग्री कंप्लीट करें तो आप हमारे पास जो है वो शुरू कर सकते हैं। इस इदारे के बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि ये इदारा क्या काम करता है। यूनीव जो है ना वो असल में शॉर्ट है द यूनियन ऑफ NGOज़ ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड का, यानी कि जितनी भी आप इसको समझ लें कि ये OIC का जो है वो NGO वर्जन है। OIC जो है वो हुकूमतों के दरमियान एक ऑपरेशन है, तो यो यूनीव है ये NGOज़ के दरमियान एक ऑपरेशन है। तो जितनी भी इस्लामिक NGOज़ हैं, सिर्फ इस्लामिक इसमें जो है वो NGOज़ होती हैं,
उनका एक नेटवर्क सब बनाया हुआ, उसका हेड ऑफिस इस्तांबुल में है। एशिया यूरोप का जो है वो मैं कोऑर्डिनेटर हूँ पिछले 5 साल से इस एनजीओ में। चलें, अच्छा ये तो बातें हो गई सारी वर्क के लिहाज से, एक्सपीरियंस के लिहाज से, इन्होंने जो कुछ यहाँ पे पढ़ा सीखा वो इन्होंने बताया। तो इसके बाद आप जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आए हैं तो वो आपकी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई? ठीक है, आपने जॉब स्टार्ट कर ली, फिर आपने शादी वगैरह भी की, तुर्की में शादी की है, पाकिस्तान में की है, यूनिवर्सिटी में कोई शादी वाला सीन नहीं मिला कोई आपको? यानी कि ये अच्छा सवाल है आपका। यानी कि शादी जो है वो पाकिस्तान में मैंने की, तो फैमिली फिर लेके यहाँ आ गया। मैंने शादी करते ही फ़ौरन फैमिली यहाँ पे लेके आए, साथ रखा। ये मेरा मेरा ज़िंदगी का लाइफ का हमेशा ये फ़लसफ़ा है कि जब शादी करें तो बीवी को साथ रखें, बेशक जहाँ भी आप रहें। और अगर साथ नहीं रख सकते तो फिर आप खुद वापस आ जाएं बीवी के पास, क्योंकि फिर उस शादी का कोई मतलब नहीं रहता। जब शादी के बाद ही आप लोगों ने अक्सर अलग रहना है, तो मज़ा ये है कि आप जो है वो साथ रहें। तो तुर्की में शादी इसलिए नहीं की क्योंकि तुर्की का जो है वो, जितने बेशक तुर्की के लोग भी मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं, ये तो हमारा जो है वो आपस में जो है ना वो म्यूचुअल, ये तो एक चीज़ है कि हम दोनों मुसलमान कंट्री हैं। लेकिन जो इनका कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है हमसे। यानी कि इनकी जो ख़वातीन हैं उनका जो रवैया है और जो पाकिस्तानी खातून का रवैया है वो बहुत मुख्तलिफ है। थोड़ी ये डोमिनेट भी होती हैं और यानी कि बेशक आपको स्कार्फ में नज़र आए, लेकिन जो है वो मर्द के ऊपर अक्सर हावी होती हैं यहाँ पे। तो और वैसे भी बहुत से यानी कि खाने डिफरेंट होते हैं। आपकी पसंद के खाने वो नहीं पका सकेगी। आप अगर अपनी पसंद का घर में खाना पकाएंगे तो आपके मसालों की स्मेल से वो डिस्टर्ब होगी। और ज़ुबान ज़ाहिर है हर कोई तो हमारी तरह अच्छी टर्किश नहीं बोल पाता। बाज़ औक़ात कई ऐसी बातें होती हैं कि जो अपनी ही ज़ुबान में मज़े से आप कर सकते हैं, किसी और ज़ुबान में वो अल्फाज आपको मिल नहीं पाते अपने दिल की बात करने के लिए। और भी जो रवायात होती हैं अक्सर, ज़ाहिर हमें तुर्की की बहुत सी जो फैमिली की रवायात हैं हमें पता ही नहीं है, और ना हमने ज़ाहिर अपने वालिदैन से ऐसी चीज़ें सीखी हैं। हमारा एक पंजाबी कल्चर है, पाकिस्तानी कल्चर है, वो एक डिफरेंट है, इनका एक डिफरेंट है। तो फिर वो रहने में जो है ना वो काफ़ी मसले मसाइल जो है ना वो फिर चलते रहते हैं। तो इस वजह से यानी कि शादी यानी कि करने वाले भी हैं, कुछ पाकिस्तानियों ने यहाँ शादियाँ की भी हुई हैं, तो कुछ की तलाक़ें भी हुई हैं और कुछ की अच्छी शादियाँ चल भी रही हैं माशाल्लाह। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एक टर्की में भी की हुई है और एक पाकिस्तान में भी की हुई है। तो ये बंदे पे डिपेंड करता है कि कौन जो है वो कैसा मिजाज है उसका। तो ये हर किसी का अपना अपना मिजाज होता है, उस मिजाज के मुताबिक। तो हमें जो है वो, मैं यानी कि इस वजह से नहीं कर पाया कि क्योंकि इनका जो है ना एक जो डोमिनेंट होना जो है ना, तो हम पंजाबी लोगों को ये पसंद नहीं है कि कोई हमारे ऊपर आके चुदराहट, ये बेशक बीवी हो लेकिन वो एक चुदराहट सी यानी कि एक आपको दबा के रखे या आपको कोई बात ऐसी करे। मेरा ख्याल है अब इस टॉपिक पे बात कर दें। अगर ये वीडियो भाभी ने देख ली तो फिर भी आपका काम ख़राब हो जाना। अच्छा, चले इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि शादी तो जो है वो उमर भाई ने पाकिस्तान में ही की है। तो इसके बाद जो अब जॉब का इनका एक्सपीरियंस जा रहा है, ठीक है, ये एक बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो इस टाइम बल्कि इससे पहले एक और बात मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आज 2021 चल रहा है और ये जो हैं वो 2010 से यहाँ पे तुर्की में मौजूद हैं। तो 2010 में जो इन्होंने तरक्की देखा था और आज जो 2021 में देख रहे हैं उसमें ये क्या डिफरेंस देखते हैं? मतलब उस टाइम कैसा तरक्की मौजूद था, उस टाइम यहाँ पे हालात कैसे थे इकोनॉमिकली, वैसे डेवलपिंग के लिहाज से तरक्की किस तरह का था, और आज जो है वो इसे कैसे देखते हैं? यानी कि 2010 में जब आए थे तो उस वक्त जो है वो तुर्की इकोनॉमिकली जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ज़्यादा जो है वो मज़बूत था। मुझे आज तक याद है कि जब मैंने सबसे पहले एयरपोर्ट पे आके, जब मैंने पहले भी बताया था कि आपको थोड़ी सी मैंने मनी जो है ना अपनी जो करेंसी है वो एक्सचेंज करवाई, तो क्योंकि कुछ मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने वहाँ पे जो है ना $100 उनको दिया, तो मुझे 140 लीरा मिले। और आज आप जो है वो 2021 में जो है वो कोई फ़र्द जब आए पाकिस्तान से, तो वो $100 जो है वो एयरपोर्ट पे जब देगा तो उसको 850 लीरा जो है वो उसके बदले में मिलेंगे। तो कहाँ हमने 140 1.4 का उस वक्त जो है वो $1 था। तो हमने वो दौर देखे हैं। और उस वक्त यानी कि जो आप इनका ब्रेड ले लें, सिमित ले लें, इस तरह की चीज़ें जो नाश्ते में ये इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर ब्रेड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपको अक्सर ज़्यादा बेकरी जो है वो मिलेंगी। तो हमने जो है वो 25 सेंट 50 सेंट के ब्रेड जो है ना वो लिए हुए हैं, ख़रीदे हुए हैं 25 से लेके 50 सेंट तक।
और अभी तो जो है वो 2.5-2.5 लीरे का 3-3 लीरे का जो है वो एक्मे का आपको ब्रेड जो है वो फ़ौरन से मिलता है। तो यानी कि महंगाई भी हुई है और इनकी करेंसी भी काफ़ी डीवैल्यू हुई है। लेकिन तरक्की में देखा जाए तो जब हम आए थे उस वक्त चंद शहरों में जो है वो यूनिवर्सिटीज़ होती थी, लेकिन अब जो है वो पिछले 10 सालों से हर शहर में तकरीबन जो है वो एक यूनिवर्सिटी तो इन्होंने कम से कम बना दी हुई है, और हर शहर में जो है वो इन्होंने एयरपोर्ट बना दिया है। और इस्तांबुल की ज़ाहिर है जब हम उस वक्त आए थे उस वक्त चंद कोई 2-3 जो है वो ट्राम और मेट्रो चलती थी। अब जो है वो पूरा इस्तांबुल शहर में जो है वो आप देखें ट्रैफिक के लिए इन्होंने मेट्रो और ट्राम का जो है एक जाल सा जो है ना वो बिछा दिया है। तो कुछ चीज़ों में ज़ाहिर है तरक्की भी की है, लेकिन जो इकोनॉमिकली भी है शायद वो सीरिया की जंग की वजह से, यार हम 2010 में आए तो 2011 में जो है वो फिर जंग शुरू होगी शाम की, तो शायद उस वजह से भी काफ़ी इनको ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि 4-5 मिलियंस लोग जो हैं वो तुर्की में आ गए, फिर उनकी देखभाल करना, फिर जब ज़ाहिर है वो आते हैं तो किसी भी मुल्क में जब रिफ्यूजीज़ आ जाते हैं तो वो फिर ज़ाहिर है वो तो भूखे होते हैं, उनको तो कोई कुछ खाना दे के भी काम करवा ले तो वो काम करेंगे। तो ज़ाहिर है जब किसी को सिर्फ खाना दे के रिहाइश दे के काम करवाया जा सकता हो तो वहाँ पे आम जो टर्किश लोग हैं फिर वो तो बेरोज़गार हो गए एक हिसाब से आप समझें। तो बहुत सी लेबर जो है ना वो ऐसे शुरू हो गई, ये भी मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो इसमें आया। तो यही है, यानी कि ये जो है वो हमने देखा अपने 10 साल में कि जो है अब देखें आगे क्या सूरत हाल बनती है। चलें अब ये है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं करना चाहूँगा कि जो नए आने वाले अभी स्टूडेंट हैं तुर्की के अंदर या इस्तांबुल में, जो नए स्टूडेंट लोग आना चाहते हैं या वर्क के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? उन्हें आना चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट के लिए अलहदा से बताएं, और जो बंदे वर्क के लिए आना चाहते हैं या सेटलमेंट के लिए आना चाहते हैं उनके लिए अलहदा से उन्हें रिकमेंड करें? इसके लिए जो है वो मेरा सजेशन है मेरा, यानी कि मैं अक्सर लोगों को तजवीज़ देता हूँ, तो ऐसी तजवीज़ देता हूँ कि लोग फिर कहते हैं कि आप उमर भाई ख़ुद 10 साल से यहाँ पे हैं, तो आप हमें फिर क्यों कहते हैं कि भाई तुर्की जो है ना वो पहली आपकी तरजीह नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान छोड़ के निकलना है तो पहली तरजीह नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है जब मैं 10 साल पहले आया था उस वक्त यानी कि 20-22 साल उम्र थी, उस वक्त कोई इतना तजर्बा भी नहीं था और बस यही शौक़ था कि बस पाकिस्तान से निकलना है, कहीं जाना है। और यहाँ आए हो, फिर यहाँ आके जो स्टडी कंप्लीट की साथ ही यहाँ जॉब मिल गई और साथ ही सेटल हो गए, तो इसलिए जो है ना वो एक ऐसा जो है वो तरीक़ाकार बना। लेकिन मैं हमेशा यही कहूँगा कि जो स्टूडेंट होते हैं, अगर तो आपको किसी और यानी कि यूरोपियन कंट्री में या किसी और ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, अमेरिका में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आगे पहली तरजीह वो होनी चाहिए। हमारे इकबाल ख़ुद जाके जर्मनी से पढ़ के आए हुए हैं, तो ज़ाहिर है यानी कि बेशक जो मर्ज़ी हो जाए, यानी कि एक इस्लामी मुल्क एक अलग चीज़ है, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो हमसे अच्छे हैं, यानी कि वो आप उनसे अच्छी तालीम जाके ले सकते हैं। ज़ाहिर हमने यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के हाल भी देखे हैं, पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान मेरे ख़्याल में तालीम के लिहाज से तुर्की से थोड़ा आगे है। तुर्की की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से अच्छी हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो जो चंद यूनिवर्सिटी हैं उसमें हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता। तो लेकिन पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें सबको एडमिशन मिल जाते हैं। तो पाकिस्तान की जो तालीमी निज़ाम है वो मेरे ख़्याल में यहाँ के हाई स्कूल का निज़ाम जो है, पाकिस्तान का हाई सेकेंडरी स्कूल का जो निज़ाम है वो ज़्यादा अच्छा है, तुर्की से ज़्यादा बेहतर है। तो आपकी पहली तरजीह जो है ना वो तुर्की नहीं होनी चाहिए, आगे यानी कि दूसरी या तीसरी तरजीह जो है ना वो तुर्की होनी चाहिए। और बिज़नेस कारोबार के लिहाज से ये है कि कारोबार के लिहाज से जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं वो आर्चेलिक कंपनी जो है इनकी फ्रिज वगैरह और ये वॉशिंग मशीन वगैरह शायद फ्रिज बनाते हैं, तो उनकी जो है वो उसमें जॉब कर रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ यानी कि मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ है ना उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, या TRT वर्ल्ड में कुछ लोग जॉब कर रहे हैं। तो इस तरह के इदारों में अगर आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाए तो फिर तो अच्छी बात है, यानी कि फिर आप जो है यहाँ आके रहें तो ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं पाकिस्तान से अपनी जॉब छोड़ के आ जाऊँ और यहाँ आके तलाश करूँ तो वो बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि कुछ चंद मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो डायरेक्ट आपको इंग्लिश की बेस पे रख लेती हैं, नहीं तो हर जगह पे आपको ज़ुबान का जो है ना वो बहुत बड़ा इशू रहता है। तो इसलिए आप पाकिस्तान से अगर रोज़गार के लिए निकलें तो मेरे ख़्याल में वो भी आप यूरोप वगैरह जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कुछ लोग अक्सर मैंने देखा है फैमिली वाले वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि तुर्की जो है वो एक इस्लामी मुल्क है तो हम चाहते हैं कि हम इस्लामी मुल्क में रहें। लेकिन फिर मैं उनको इलामा इकबाल का शेर सुनाता हूँ कि चीनो अरब हमारा,
हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। यानी कि बहुत से हमने लोग जो हैं वो देखे हैं जो यूरोप में रह के भी इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत की है उन्होंने। यूएसए में रह के लोग बहुत बड़ी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। तो ये यानी कि हर किसी का अपना होता है कंसेप्ट, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में ये है कि जिसने इस्लाम के मुताबिक जीना हो वो कहीं भी जी लेता है, और जिसने ना जीना हो वो मक्के में रह के भी नहीं जी सकता। तो ये जो है ना वो इंसान के ऊपर उतना होता है। तो जब हिजरत करें आप रोज़गार के लिए तो ऐसी जगह करें कि जहाँ सबसे अच्छा आपको जो है ना वो रिज़्क और बाकी चीज़ें मुहैया हों। तुर्की में ज़ाहिर है ज़ुबान जो है ना बहुत बड़ा मसला है। अब कोई भी काम करें किसी के मोहताज रह जाते हैं, किसी से पूछते रहेंगे कि मैं ये काम कैसे करूं। और कोई ज़ाहिर आपको जॉब इस यानी कि आप तो उसके लिए गूंगे हैं, और कोई गूंगे को तो अपने घर पे जॉब नहीं देता। यानी कि वो आपको इशारों से तो काम नहीं समझाएगा ना, आप उसकी ज़ुबान समझेंगे तो वो आपको काम समझाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि जब ज़ुबान वाले मौजूद हों तो फिर तो बिल्कुल गूंगे को नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो तुर्किश लोग जो हैं वो जो है वो बेरोज़गार बैठे हैं। तो ये भी एक बड़ी यानी कि इसमें ये भी है, अक्सर ये भी मैं दोस्तों को बताता रहता हूँ कि तुर्की जो है ना उसको आप जो है वो सऊदी अरब और दुबई के साथ कंपेयर ना किया करें। क्योंकि सऊदी अरब दुबई में जो है वो शेख जो हैं, कतर हो गया, कुवैत हो गया, वो एक अलग उनकी ज़िंदगी का स्टाइल है, और वहाँ पे जो लेबर है उसका एक अलग स्टाइल है। लेकिन तुर्की में ऐसा नहीं है। तुर्की में जो है वो मिडल सोसाइटी है, सारे मिडल क्लास के लोग हैं। यहाँ पे जो ये अभी हम जिस पार्क में बैठे हैं यहाँ पे भी जो झाड़ू लगाते हैं आके लोग, वो तुर्किश हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि तुर्की को झाड़ू लगाने के लिए बाहर से बंदों की ज़रूरत है, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ यूएई में और सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे अरबी जो है वो आगे झाड़ू नहीं लगाएंगे, उन्होंने उसके लिए अलग लेबर रखी हुई है। तो लोग शायद उसी से कंपेयर करके यहाँ आते हैं, लेकिन बाद में फिर उनको इस बात का अंदाज़ा होता है कि हम गलत जो है वो आ गए हैं। तो फिर ज़ाहिर बहुत से लोग हैं जो हमने देखे हैं कि जो बाद में जहाँ पे परेशान हो जाते हैं, और पीछे भी कश्तियाँ जला के आए होते हैं, पीछे भी नहीं जा पाते। तो इसलिए यानी कि मैं ये नहीं कहता कि तुर्की ना आए, लेकिन आएँ तो अपना बंदोबस्त करके आएँ। यानी कि अपना जो है वो सोच समझ के आएँ कि मैंने वहाँ पे करना है तो क्या करना है, आपका कोई जो है ना वो मोटिव होना चाहिए। यानी कि हम खुद भी आए हैं, मैं जब खुद भी आया हूँ तो मुझे क्योंकि अंदाज़ा था कि मेरी इतनी स्कॉलरशिप है, इतनी मुझे पॉकेट मनी मिलनी है, ये वहाँ के अखराजात हैं, वो पूरा कैलकुलेट करके ही मैं यहाँ पे आया था, और उस वजह से जो है वो यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी गुजर गई। अगर हम भी ऐसी कोई बगैर कैलकुलेट किए आए होते तो कुछ अरसा परेशानी रहती। बाकी ये रिज़्क तो अल्लाह देता रहता है, यानी कि दिन तो कटते रहते हैं। सही है। चलें जी, उमर भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। और लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूं कि उमर भाई जो हैं इनका अपना यूट्यूब चैनल है तुर्क दुनिया के नाम से, और ये तुर्किश ज़ुबान सिखाते हैं। तो आप में से कोई बंदा भी अगर तुर्किश लैंग्वेज सीखना चाहता है तो आप इनके चैनल पे जाएं, और तुर्क दुनिया के नाम से ही है ना? हाँ, तुर्क दुनिया के नाम से चैनल है, तो आप जाके उसे भी सब्सक्राइब करें और वॉच करें वहाँ से। बड़ी इजीली बड़ा जो है वो इन्होंने अच्छे अंदाज से जो है वो लैंग्वेज सिखा रहे हैं। तो उमर भाई खुद भी बता दें ज़रा एक दफ़ा कि आप जो है वो किस तरह सिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, तुर्क दुनिया के नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा, जहाँ पे जो है वो मैं तुर्की उर्दू ज़ुबान में जो है वो बहुत ही आसान तरीके से तुर्की ज़ुबान सिखाता हूँ। और उसके अलावा तुर्की के मुतालिक कोई वीडियोस हों वो भी मैं डालता रहता हूँ। तो मेन जो है उसका मोटिव जो है ना वो लोगों को तुर्की ज़ुबान सिखाना, के चंद जो है वो लोगों को जुमले जो है वो बनाने आ जाएँ, अल्फाज बनाने आ जाएँ, ताकि तुर्की में बेशक घूमने फिरने आए हों या रहने आए हों तो अपनी बात जो है वो अपना दर्द जो है वो दूसरों को बता सकें। ठीक है जी उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त में से हमें वक्त दिया, हम आपका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अभी फ़िलहाल तो जो है वो मैं एक साल के लिए तकरीबन तुर्की से निकल के जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह पता नहीं अब दोबारा कहाँ पे मुलाकात होगी, हो सकता है यूरोप में हो सकता है पाकिस्तान में हो सकता है दोबारा तुर्की में भी हो। तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों से भी इजाज़त के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।